अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार व अधिक फलन हेतु मटर की फसल में समसामयिक कार्य। पशुओं को बेचने के लिए मेले में ले जाने से पहले उनका उचित प्रबंधन। जिन भी किसान भाइयों ने सितंबर माह में हरी फली के लिए मटर की बुआई की थी, वो अभी पुष्पन की अवस्था में होगी और इस अवस्था में कुछ जरूरी सामयिक कार्यों को करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आपको अच्छी और अधिक हरी फलियां प्राप्त हो। तो इन कार्यों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, जैसा कि रबी का मौसम प्रारंभ हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर मुख्य फसलों की बात करें तो हमारी मटर की खेती बहुतायत में हमारे किसान भाई करते हैं। और जब हम मटर की बात करते हैं तो इस वक्त लगभग हमारी जो फसल है 20 से 25 दिन की, जो कि अगेती फसल के रूप में अगर हमारे किसानों ने मटर लगाई है तो लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था में होगी। और एक ये ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आपको समसामयिक कुछ खास बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आती है कि आपके खेत में खरपतवारों की समस्या ना हो, तो आपको चाहिए कि आप खरपतवारों का नियंत्रण कराएं, हाथों से खेतों में खरपतवार उनको बाहर करवाएं। और इसके अलावा दूसरी बात आती है खेत में नमी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है और इस समय अगर किसी भी प्रकार की नमी की कमी हो जाती है तो आपके निश्चित रूप से पौधों का विकास कम होगा। पौधों को विकास के लिए समसामयिक जो पानी है उसकी विशेष व्यवस्था रखें और पानी समय समय पर देते रहें ताकि नमी बनी रहे। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी फसल में कहीं पौधे ठीक से वृद्धि नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार की ऐसी समस्या दिख रही है, तो आप लगभग 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन का जो है एक उसमें छिड़काव कर सकते हैं ताकि पौधों का विकास अच्छे से हो और उसका उपयोग फसल को प्राप्त हो और आगामी जो फसल है वो अच्छी प्राप्त हो। इसके अलावा आप चाहें तो अगर आपने मृदा की जांच करवाई है और मृदा की जांच में आपको आपकी जो मृदा है उसमें किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी आती है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जा रहा है कि इस वक्त हमारे मध्य प्रदेश में जिंक है, बोरान है, इन पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है विशेष रूप से। तो अगर आपके खेत में जिंक की कमी आ रही है तो आप लगभग 2 से 3 किलोग्राम जिंक पर एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपको पौधों का विकास अच्छा हो। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि चूंकि ये पौधों के विकास की अवस्था है, पौधे छोटे हैं और धीरे धीरे विकास की ओर है, इस समय रस चूसक कीटों की समस्या बहुतायत में हमारे पौधों में दिखाई देती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी आप खेतों का भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के दौरान कहीं आपको रस चूसक कीट है, एफिड है, जैसिड है, माहू है, इनकी समस्या आपको खेतों में दिखाई दे रही है, तो आपको चाहिए कि पहले आप समन्वित कीट नियंत्रण है उसका उपयोग करें। तो 5 ml नीम का तेल प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका खेतों में आप अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रारंभिक जो कीटों की समस्या उससे निजात मिलेगी और पौधों का विकास अच्छा होगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में अगर आपकी समस्या आ रही है तो आप फिर रासायनिक कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से हाई मॉलिक्यूल्स के आप कीटनाशक प्रारंभ में इस्तेमाल ना करें। प्रारंभिक स्थिति में आप देखें कि अगर कम मात्रा में आपके कीट हैं तो आपको चाहिए कि जो ट्राइजोफास जो हमारी कीटनाशक दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका आप अगर छिड़काव करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में जो कीटों की समस्या है उससे आपको निजात मिलेगी और पौधों की
जो बीमारियां हैं या रोग लगने की जो समस्या है या कीटों से समस्या आती है उससे निजात मिलेगी। इसके अलावा किसान भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी हमारी फसल में अगर कहीं आप देख रहे हैं कि जो इल्लियां हैं उनकी समस्या आती है, तो इल्लियों से बचाव के लिए आपको चाहिए कि आप उसमें ट्राइजोफास जो दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। और कई बार देखा जाता है जब फलियां बनने लगती हैं तो फलियां बनने के दौरान विशेष रूप से समस्या आती है कि जो हमारी फली छेदक कीट है उसकी फली छेदक इल्ली जो है इसकी समस्या देखी जाती है। तो इसके निदान के लिए भी आपको ट्राइजोफास जो दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका आपको छिड़काव करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि खेत में आप जब भ्रमण कर रहे हैं और कहीं पे आपको पैचेस में या कहीं छोटे छोटे भागों में आपको जो फसल सूखने लगती है, विशेष रूप से जो किसान भाई हैं उसको जानते हैं कि इसको उगरा रोग के नाम से किसान भाई पहचानते हैं। तो अगर कहीं खेत में सूख रही है फसल और इसको नियंत्रण के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो M45 या Z78 जो दवा है उसकी लगभग 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो जो उगरा की समस्या हमारी मटर की फसल में आती है उससे आपकी बचत हो सकती है, उससे आपका निदान हो सकता है और आप अच्छा उसका उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई इस समय मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पानी की वर्षा भी होना प्रारंभ हो गई है, कई क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। इस बात का ध्यान रखें खेत में पानी न भराव हो। पानी भराव की स्थिति में आपसे खेत से पानी निकालने की व्यवस्था करें, खेत में पानी ना भरने दें। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पशुओं को बेचने के लिए मेले में ले जाने से पहले उनका उचित प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बिहार राज्य के सारण जिला में सोनपुर पशु मेला को लगभग सभी पशुपालक भाई जानते हैं और ये मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन से 1 माह के लिए लगता है, जिसमें पशुओं की खरीद और बिक्री करके पशुपालक भाई अच्छा लाभ पाते हैं। लेकिन कुछ पशुपालक भाई जानकारी के अभाव में पशुओं का उचित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें बिचौलियों के ठगी का शिकार होना पड़ता है और उनको कम ही लाभ प्राप्त होता है। तो आप ठगी के शिकार ना हो, इसके लिए अपने पशुओं को मेले में ले जाने से पहले उनका प्रबंधन किस प्रकार से करें, चलिए इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर पंकज कुमार से। पशु बेचने के लिए किसान भाई लेकर के इस मेले में आते हैं, तो पशु को लाने के पहले किस प्रकार उनकी तैयारी करें ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिले। तो इसके लिए 2-4 सामान्यतः जो होने वाली चीज़ें हैं उस पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। पहले तो आप चुनाव कर लें कि अपने दरवाजे के किन किन पशुओं को मेला में ले जाना चाहते हैं और उनका अभी से ही अलग से देखभाल करना शुरू कर दें। अगर उन्हें आप कृमिनाशक दवा न दिए हों तो तत्काल एक खुराक कृमिनाशक दवा शारीरिक वजन के अनुपात में उसे खिला दें और शरीर पर बाह्य परजीवी नाशक दवा भी लगा दें। देह में अगर मोकना मोकनी या बाह्य परजीवी हो, एक्टोपैरासाइट्स अथवा न हो, लेकिन एक खुराक दवा उसे लगा दें। उसके लिए आप किसी ठंडे जगह पर जाकर लगावेंगे, तेज धूप में दवा हरगिज न लगावें और लगाने के पूर्व पशुओं के मुंह में कोई रोधक चीज़ जाबी वगैरह लगा दें ताकि वो चाट न पावे। 2-3 घंटे के बाद पशु को धोकर साफ सुथरा कर दें। आजकल उन्हें खाने में थोड़ा सा खनिज लवण की मात्रा बढ़ा दिया करें। आमन 20 ग्राम से 25 ग्राम खनिज लवण देते हैं, तो मेले में जाने के पूर्व 15 दिन पूर्व से आप 30 से 40 ग्राम खनिज लवण प्रति पशु प्रतिदिन देना आवश्यक है। ये 2-3 चीज़ अगर आप करेंगे तो उनके शरीर की चमक आती रहेगी, काफ़ी खूबसूरत हो जाएंगे और रौनक आ जाएगी शरीर में, जिससे आपको उसका अपने बाजार में अच्छा भाव आपको मिल सकता है। दूसरा प्रमुख चीज़ है कि पशुओं की रुचि जगनी चाहिए। अगर खाने पीने में वो अच्छा होंगे, उनकी रुचि जगेगी तो शरीर में जो भोजन करेंगे सो लगेगा। तो उनके शारीरिक
अंदरूनी क्रियाओं के लिए कोई भूख लगने वाली दवा बाजार से पाचक या पोषक तत्व दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इन दिनों, ताकि अगर पेट की क्रिया उनकी दुरुस्त रहेगी, गोबर ठीक ठाक रहेगा तो भी अच्छा दाम मिलेगा और पशु चौकाना, चाक चौबंद और अच्छा हो जाएगा। पशु को अगर सींग आपके टेढ़े मेढ़े हैं या टूटा हुआ सींग है तो पशु चिकित्सालय में ले जाकर के उनके सींग बनवा दें, ये भी एक बेहतर विकल्प है। या फिर उनके आँख के पास कोई प्रॉब्लम है, घाव है, शरीर में कोई फोड़ा फुंसी है, कहीं पर घाव है तो उसका भी तुरंत ड्रेसिंग करा के, ऑपरेशन करा कर इसके पहले आप ठीक कर लें ताकि आपको अच्छा भाव मिले। इन चीज़ों का ध्यान रखें, पशु को थोड़ा टहलाएं नियमित रूप से, इससे वो दुरुस्त रहेंगे और चाक चौबंद रहेंगे। सूखा खिलाने से भी उनका शरीर अच्छा रहता है। इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल करेंगे तो निश्चित तौर पर बाजार में जाने के पूर्व पशु की तैयारी हो जाएगी। थन और अरुआर भी बेहतर होना चाहिए। अगर दुधारू पशु हैं तो इसके लिए आप टोनोफॉस्फन नामक सुई आती है, उसकी 10 मिलीलीटर जाने के 15 दिन पहले 1 दिन बीच करके 6 दिन अवश्य ही लगा लें। और वीटासेप्ट की सुई 5 मिलीलीटर 1 दिन बीच करके 6 दिन 15 दिन पूर्व से लगाना शुरू करेंगे तो ये 12-13 दिन तक आ जाएगा। ये दोनों सुई लगा लेने से उनका अरुआर, छीमी का आकार और उसमें चमक आ जाएगा, दूध की मात्राएं बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी किसान जब पशु खरीदेंगे तो वे 2-3 समय का दूध आपका दूह कर देखते हैं कि वो दूध में उतार चढ़ाव आता है कि नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अगर अनवरत रूप से आप उन्हें नियमित रूप से कैल्शियम दे रहे हैं तो दूध में एक रूपता आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी आती है और किसान को लगता है कि नहीं, ये पशु मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करके हम अपने पशुओं को मेले के जाने के लिए, मेले में बिक्री योग्य बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। धान की फसल में उतेरा विधि से विभिन्न फसलों की बुआई। तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। इस वर्ष समय से वर्षा नहीं होने के कारण कुछ क्षेत्र में धान की रोपाई देर से की गई थी, जिसके कारण इस फसल को पकने और कटने में देर हो रही है। अतः जिन भी किसान भाइयों की धान की फसल अभी परिपक्व नहीं हुई है, वो इसमें रबी मौसम में बुआई की जाने वाली कुछ फसलों का उतेरा विधि से बुआई करके अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे उतेरा विधि से बीजों की बुआई, देखिए कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उतेरा पद्धति कृषि की एक बहुत पुरानी पद्धति है। इस पद्धति द्वारा फसल की बोनी पूर्व में खड़ी फसल में छिड़कवा विधि द्वारा की जाती है। उतेरा खेती की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बोनी के समय के पालन की। उतेरा फसलों में खासकर अलसी, कुसुम, तिवड़ा, मसूर तथा चने की फसल ली जाती है, क्योंकि इन फसलों में बोनी के समय का बहुत ही महत्व होता है। सिंचाई की सुविधा नहीं है या खरीफ में सिंचाई की सुविधा है, रबी की सिंचाई की सुविधा नहीं है, उसमें हम लोग उतेरा पद्धति अपनाते हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहता है कि धान की खड़ी फसल में और दूसरी जो ओनारी फसल है उनकी अपन बोनी करते हैं, जिसमें अपना तिवड़ा है, अलसी है और चना की भी करते हैं, उड़द की भी करते हैं, मूंग भी कर सकते हैं। तो इसमें मेन ये है कि जो अवशेष नमी रहती है धान फसल पकने के बाद, अवशेष नमी का सदुपयोग करते हुए ओनारी फसल, रबी की फसल लेते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो तकनीक है अपनाते हैं अपन, जब धान की फसल पकने की अवस्था में आ जाती है, माने बाली निकल जाती है, वो बाली जब झुक जाती है, पकने के करीब 15 दिन पहले अपन खेत से पानी निकाल देते हैं और उसके बाद उसमें जैसे तिवरा है, तिवरा का एरिया अपने यहाँ काफ़ी है, तो तिवरा का जो बीज है वो सामान्य से लगभग 2 गुना लगता है, क्योंकि छिड़काव करते हैं अपन उसमें, तो 90 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। इसी तरह से अलसी का 30 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है।
कुसुम की बीज मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चने की देसी किस्मों की बीज मात्रा 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बरसीम के बीज की मात्रा लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए, जिन्हें किसान भाई बीज उपचार कर आसानी से छिड़कवा विधि द्वारा खड़ी फसल के बीच में इनकी बोनी कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं बीज उपचार की। तो चना, बटरी, मसूर तथा बरसीम के बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बचाने के लिए हमेशा 2 ग्राम थायरम 1 ग्राम कार्बनडाजिम की मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। ऐसा करने से प्रारंभिक अवस्था में कीटों एवं रोगों से भी अंकुर सुरक्षित रहते हैं। इसके साथ ही राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से तथा पीएसबी कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का टीकाकरण हेतु उपयोग में लाना चाहिए, जिससे पौधों में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की आवश्यकता की पूर्ति प्राकृतिक रूप से विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं द्वारा होती रहती है। तो इसमें जब बाली निकल जाती है और जब झुक जाती है अपन इसमें छिड़काव कर देते हैं और अवशेष नमी का इसमें सदुपयोग होता है। एक और खास तकनीकी बात ये ध्यान रखना है, उसमें खाद की मात्रा है 10% मात्रा हम बढ़ा देते हैं। इसमें आपको बताएं कि जो उन्नत किस्में हैं लथाइरस की, उसमें महातेवड़ा करके एक वैरायटी है उन्नत किस्म है, इसका उपयोग करना चाहिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकली किस्म है। इसमें आपको बताएं कि जो महातेवड़ा है उसमें गुलाबी रंग के फूल आते हैं और जो सामान्य जो हमारी देसी किस्में हैं, उन्नत प्रजातियां हैं, जैसे श्रद्धा है, प्रतीक है, इसमें नीले फूल आते हैं। तो महातेवड़ा की एक खासियत है कि इसमें जो विषाक्त तत्व रहता है 0.07% रहता है इसमें, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसको। मसूर की उन्नत किस्में हैं K75, मल्लिका, JLS, L4076 इत्यादि। इसी तरह कुसुम की उन्नत किस्में हैं JSF, JMF7, JSF 73, JSF 97, JSF 99। इसी तरह चने की उन्नत किस्में हैं JG 63, JG पार, JG 74, JG 218, JG 322, JG 11, विजय, पूसा 391। इसी तरह बरसीम हेतु उन्नत किस्में हैं JB 1, JB 2, JB 3 इत्यादि। उसके बाद जैसे ही ये अंकुरण हो जाएगा, जड़ थोड़ा सा पौधे बढ़ जाएंगे, तो हमको यथाशीघ्र उसमें से धान की फसल काट लेना चाहिए। और जब फसल पीली पड़ने लगती है उस समय में धान की फसल काट के और उसको तुरंत अपने को खेत से बाहर निकालना पड़ेगा। मेड़ पे रख के सुखा लें, उसके बाद उसको बंडल बना के खलियान में ले जाएं। फसल को जो अपन सामान्यतः काट के छोड़ देते हैं खेत में, वैसा नहीं करना है। ये जो उतेरा पद्धति है ये आपके असिंचित क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोगी है, और या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्टिव इरिगेशन सुरक्षात्मक सिंचाई है, माने खरीफ में भर अपने को पानी मिलता है, रबी सीजन के लिए पानी नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोगी है। एडिशनल इनकम, अतिरिक्त आय मिल जाती है इस पद्धति में, तो एक अच्छी पद्धति है। हाँ, इसका तेवड़ा का 100 से 110 दिन, जो आपको वैरायटी बताई महातेवड़ा की, ये 100 से 110 दिन का है। इसकी उपज जो है 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। इसी तरह से अलसी भी 3-3.5 महीने की फसल है और उसमें भी अपन इसको कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला भागलपुर के कृषक मोहम्मद शरीफ, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मुर्गियों में होने वाले रोगों के बचाव एवं नियंत्रण उपाय पर जानकारी चाहते हैं। तो मोहम्मद शरीफ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गियों में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, इसके अलावे परिजीवी रोग, ये 3 मुख्य तौर पर बीमारियां हैं। संक्रामक रोग उस तरह के रोग को कहते हैं जिसमें कि आपको फैलने वाली बीमारियां, जैसे कि टुनकी या झुपनी, जिसमें मुर्गियां एक कोने में खड़े होकर झुकने लगती हैं, सफ़ेद दस्त होता है और मुर्गियां बहुत बड़ी संख्या में मुर्गी
मर जाते हैं जो वायरस से होती है। तो इसके लिए जब बीमारी हो जाने के बाद इलाज करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि आपको हमने कहा कि टुनकी या झुपनी, जिसे कि हम रानीखेत बीमारी कहते हैं, तो रानीखेत बीमारी का पहला टीका आप जब आपका चूजा 3 से 7 दिनों के अंदर में आप इसे 1 बूंद नाक में दे दें। दूसरा टीका 14 दिनों पर आप दें, जिसे गंबोरो बीमारी कहते हैं या आईबीडी कहा जाता है। अगर मुर्गी पालन के व्यवसायी जो भी हैं वो अगर ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो ब्रॉयलर में पुनः इसे लसोटा जो कि पीने के पानी में दे दें, या फिर उसी विधि से 1 बूंद आँख बूंद आप 24 दिन पर इसे दे दें। इसके अलावे अगर मुर्गी पालक भाई अंडा देने के लिए मुर्गी रखे हुए हैं या वो देसी मुर्गी भी रखे हुए हैं तो उनमें आप देखते होंगे चेचक का लक्षण आ जाता है, जैसे कि चोंच पर, कलगी के ऊपर में, आँख के पास आप देखेंगे चेचक जैसा जख्म हो गया है। तो आप इससे बचाव के लिए 6 सप्ताह पर फाउल पॉक्स बीमारी का टीका लगा दें। इसे भी सुई से देने 0.2 ml प्रत्येक मुर्गी को आप चमड़े के नीचे सुई से दे देंगे। उसी प्रकार से जो आपने रानीखेत का टीका पहले दिया 1 से 7 दिन के अंदर में आँख में और नाक में, अब इसी बीमारी के लिए दूसरा टीका देने की आवश्यकता होती है, जिसे आप 8 सप्ताह की उम्र पर मुर्गियों को R2B के नाम से यह टीका आता है। इसे आप जांघ में, चमड़े के नीचे या मांस में आप इसे आधा ml करके प्रत्येक मुर्गी को सुई से जांघ में दे दें, तो इससे आपकी मुर्गी जो है वो सुरक्षित हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप 16 सप्ताह की उम्र में जब मुर्गियाँ अंडा देने के लिए तैयार होती हैं, उस अवस्था में आप पुनः एक बार इसे रानीखेत का टीकाकरण कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप टीकाकरण को निर्धारित कर लें अपने मुर्गी फार्म पे, तो संक्रामक रोग जो है उससे आप अपनी मुर्गियों का बचाव कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए जाड़े के मौसम में उनकी देखरेख और प्रबंधन, अधिक उपज हेतु कुसुम की वैज्ञानिक विधि से खेती पर जानकारी। तो किसान भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadattarajasthan@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।